इस बात को शेयर करना चाह रहा हूं कि जैसा कि हम सभी साथी भाई बहन विगत 14-15 महीने से समर संघ की मीटिंग ऑनलाइन जूम पे चला रहे हैं और ये कंटिन्यूअस सर्दी गर्मी बरसात छुट्टी हो या संडे का दिन हो, कृपया सभी साथी अपने माइक बंद कर दें। आंधी हो, तूफान हो या किसी तरह की कोई पारिवारिक दिक्कत हो, अरविंद परमार सर आपका माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर दें, कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं को भी दरकिनार करते हुए समर संघ दिन रात समर संघी भाई बहनों की मेहनत से लगातार अपनी निरंतरता को बनाए रखने में आज भली भांति सफलीभूत हो रहा है। इसके लिए मैं सभी समर संघी भाई बहनों को दिल से नमन करता हूं और सभी को मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों की सत्यनिष्ठा और लगातार प्रयास की वजह से आज समर संघ सही दिशा में भारत के कोने कोने में यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी ख्याति को लगातार प्राप्त करता जा रहा है। दोस्तों, समर संघ की बात हम करते हैं और सभी लोग जानते भी हैं कि समर संघ क्यों जरूरी है, संघ क्यों महत्व रखता है। इस बात को इसलिए बताया जा रहा है कि जैसा कि हम सभी साथी जान रहे हैं कि विगत 75 वर्षों से जब से हमें आजादी मिली, इसके बावजूद भी हमारे देश में लगभग 29 लाख संगठनों के बावजूद भी हमारी जो हालात है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है और सरीखे हम जानवर जिया करते थे इस पृथ्वी लोक में। हमारे महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदान की वजह से हमें इंसान की जिंदगी मिली और शायद हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है कि हम लोग पुनः जहां से हमारे महापुरुषों ने उठा के लाया था शायद उसी जगह पे जाने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। और ये जो समर संघ है इसमें भला कैसे सबका संभव है और सही मायने में कैसे संभव है, ये बार बार बताया जा रहा है, फिर भी हमारे साथियों को समझ में नहीं आता और जिनको हम तथाकथित बुद्धिजीवी पढ़े लिखे भाई बंधु मानते हैं वो आज भी अपने स्वार्थ लिप्तता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और हमारे समाज के ही लोग हमारे समर संघ के साथ लगातार घात पे घात कोशिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए लगता है कि हमारी जो वर्तमान हालात है वो और किसी की वजह से नहीं है बल्कि हम ही लोगों की वजह से है, हमारे बीच के भाई जो समर भाई बहन है उन्हीं की वजह से है। क्योंकि हमें जो ये दुस्साहस करने का जो हिम्मत मिलती है वो हमारे बीच में ही ये करते हैं और जहां जरूरत है अपने इस दुस्साहस को दिखाने का वहां इनकी हिम्मत नहीं पड़ती और वहां वो बोलने की ताकत भी नहीं रखते, इनकी औकात भी नहीं है कि वहां पे बोल दें। और इसका साक्षात उदाहरण है कि आज पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर मोर देन 50% हमारे विधायक और सांसद हैं, फिर भी हमारी जो ये दिनहीन स्थिति बिलबिलाहट की स्थिति बनी हुई है, कोई आदमी कोई व्यक्ति अपना मुंह खोलने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे सभी साथी संभलने को तैयार नहीं हो रहे हैं और जैसा कि जीवन जीने का जो रास्ता है जिसे हम धर्म कहते हैं, तो सही मायने में हमारे ये जो स्वार्थी मानव हैं धर्म को भी इस तरह से अपने स्वार्थ में बर्बाद कर दिया
कि धर्म की महत्ता को भी नहीं समझ पाए और इन स्वार्थी मानसिकता के लोगों ने धर्म को संप्रदाय से जोड़ करके जो प्रकृति आधारित जो नेचर बेस्ड धर्म है उसको भी बर्बाद कर दिया। और आज धर्म को हम संप्रदाय से जोड़ करके धर्म की महत्ता को इतना गंदा कर दिए, इतना तुच्छ बना दिए कि धर्म जो प्रकृति का एक व्यवहारिक रूप है, यानी प्रकृति जो नेचर है, नेचर की जो महत्ता है, नेचर के प्रति हमारा समर्पण इसलिए होता है, हमारी श्रद्धा इसलिए जगती है कि प्रकृति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, कभी किसी के साथ किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करती, सबको हवा पानी और जो भी सुविधा इस पृथ्वी लोक में उपलब्ध है वो मुफ्त में देती है और सबको बराबर देती है, सबको बराबर जीने का अधिकार देती है। इसीलिए प्रकृति को हम श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं। उसी का व्यवहारिक यानी प्रकृति बेस्ड ही हमारा समर संघ है और समर संघ में मानव लोक का कल्याण ही संभव है। और इसलिए है कि संघ में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जैसा कि हम लोग डेली समर संघ के माध्यम से हमारे जो भाई बहन हैं वो डेली आपको बताते हैं कि समर संघ में कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई मंचमाला नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है। और इसी प्रकृति को, इसी संघ की महत्ता को समझाने के लिए हम लोग सम्मान के रूप में इसमें जो हमारे पुरुष हैं उनको हम सर कहते हैं, जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम बहन करके पुकारते हैं, ताकि जब हम सम्मान देना एक दूसरे को सीख जाएंगे तब हम सही मायने में प्रकृति को अपने अंदर उतार पाएंगे। जब तक हम प्रकृति के सही रूप को अपने अंदर नहीं उतार पाते हैं तब तक हम समाज के कल्याण के करने के लायक सफल मानव नहीं बन सकते। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स हैं। जैसे इसमें पहला है केवल समर संघ, और केवल समर वही हो सकता है जो प्रकृति में आस्था के साथ अपने आचरण में भी प्रकृति के हिसाब से काम करता हो। चंदा कभी नहीं, जो चंदा पैसे की बात करता हो वो समर संघ ही नहीं हो सकता। जाति अभ्यास कभी नहीं होती। जाति की भावना से अगर जो व्यक्ति काम करता है वो कभी सही मनुष्य नहीं हो सकता, समर नहीं हो सकता। पद प्रतिष्ठा, क्योंकि ये 10 गोल्डन रूल्स हैं, इसमें आज हमें जो 5वां रूल है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, इस पे हमें बोलने के लिए आज निर्देशित किया गया है संघ के माध्यम से। तो हम इस पे आते हैं कि ये संघ का जो 5वां रूल है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, ये संघ के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों हमको इसको अपने आचरण में उतार के रखना है। जब भी हम संघ के मंच पे बैठते हैं या संघ की मीटिंग में हम भाग लेते हैं तो इस बात को हमेशा ख्याल रखें कि हम संघ के लिए सत्यनिष्ठा के साथ एक सफल समर और समरी तभी हो सकते हैं जब इस तरह की भावना हमारे दिमाग में रहे और इस भावना के साथ हम समर बैठे। अगर कोई व्यक्ति संघ के अलावा किसी प्रकार की, जैसे कि संगठनों में होता है पद या निजी पद, निजी पद का मतलब किसी विभाग में किसी पद पे होता है, कोई अधिकारी है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, इस तरह का पद की भावना होती है। तो यदि व्यक्ति के अंदर पद के हिसाब से ऊपर नीचे छोटे बड़े का भाव अगर व्यक्ति के अंदर समाहित है तो वहां पे समता का भाव संभव नहीं हो सकता। और अगर समता का भाव व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो समाज के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। यानी जब डिस्क्रिमिनेशन की भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो हम व्यक्ति के साथ और समाज के साथ कभी सही निर्णय नहीं कर पाएंगे और संघ के लिए हम कभी सही साबित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज है प्रतिष्ठा। किसी को प्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी व्यक्ति को विशेष पद पे प्रतिस्थापित कर देना। यानी जैसे संगठनों में होता है कोई व्यक्ति मुख्य अतिथि होता है, कोई विशेष अतिथि होता है, कोई सह अतिथि होता है। इस प्रकार से भी भेदभाव के विचार मन में आते हैं और इस प्रकार का जब विचार मन में आता है तो वो व्यक्ति समता में रह करके समाज के साथ नहीं जुड़ पाएगा।
तो यहाँ संघ में काम की बात होती है, किसी व्यक्ति के पद से, किसी व्यक्ति के छोटे बड़े होने से। जैसे संघ में तमाम काम होते हैं, जूता लाइन से लगाने का काम, दरी बिछाने का काम, कुर्सी लगाने का काम, स्टूल की व्यवस्था है उसको देखने का काम, पानी पिलाने का काम। तो काम छोटा बड़ा है। अगर व्यक्ति अपने पद के हिसाब से ये सोचता है कि हम दरी नहीं बिछा सकते, हम जूता चप्पल को लाइन से नहीं लगा सकते, अगर इस प्रकार के काम में उसको अपनी पद प्रतिष्ठा आड़े आती है, तो वो व्यक्ति कभी समर संघ के लिए हितकारी साबित नहीं हो सकता। जैसे कुछ व्यक्ति आते हैं, अपने पद को अपने दिल दिमाग में लेकर के आते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत बड़े पद पे रहा हूं, मैं छोटा काम नहीं करूंगा, मैं केवल भाषण दे करके, अपना चेहरा चमका करके और समर संघ में काम करने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार का व्यक्ति अगर समर संघ में आता है तो वो व्यक्ति समर नहीं हो सकता और समर संघ के लिए कभी हितकारी नहीं हो सकता। तो इस तरह का विचार हम लोगों को लेकर के संघ में नहीं आना है। संघ में किसी को चूंकि प्रतिस्थापित पद के हिसाब से नहीं किया जा सकता और न ही पद के हिसाब से उसको प्रतिष्ठा दिया जाता है। ये हमेशा सभी हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम सही मायने में समर संघ के लिए सही मर्यादा में रह करके काम कर पाएंगे और संघ की मर्यादा को भी हम लोग बनाए रखने में सही साबित होंगे। इसके बाद आता है मंचमाला। यहाँ पर चूंकि समर संघ में कोई मंच नाम की कोई चीज नहीं होती, मंच नहीं लगता, क्योंकि मंच लगेगा तो इसमें कुछ लोग ऊपर बैठेंगे, कुछ लोग नीचे बैठेंगे और बाकी जो नीचे बैठते हैं वो ऊपर बैठने वाले अपने को अहम बहम के साथ अकड़ करके इस प्रकार बैठते हैं कि उनको लगता है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हमको ही सबसे ज्यादा ज्ञान है और नीचे बैठने वाला व्यक्ति वो छोटा है। इस प्रकार का भाव लेकर के वो अकड़ करके मंच में बैठता है। अगर इस भावना के तहत अगर कोई व्यक्ति समर संघ में जुड़ता है तो वो अंततोगत्वा समर संघ के लिए सही साबित नहीं होगा। इसीलिए ये ध्यान में रखा जाए कि समर संघ में किसी तरह का मंचमाला की व्यवस्था नहीं होती है और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का विचार लेकर के समर संघ में आता है तो वो व्यक्ति इस बात को पहले अपने दिमाग से निकाल दे और तब समर संघ में आए तो उसी स्थिति में ही वो व्यक्ति समर संघ के लिए हितकारी हो सकता है। इस प्रकार का अहम वहम लेकर वह व्यक्ति मंच पर अकड़ करके बैठ जाता है। जब मीटिंग समाप्त होती है तो उसके बाद भी वो नीचे बैठने वाले भाई बहनों को हमेशा अपने आप को अलग समझता है और वो सोचता है कि ये जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो हमसे छोटे हैं और मैं सबसे बड़ा हूं। चूंकि समर संघ ये नेचुरल बेस्ड सिस्टम है और जो नेचर का ज्ञान तभी हो पाएगा किसी व्यक्ति को जब वो सही मायने में प्रकृति की महत्ता को समझता हो और उसको अपने जीवन में उतार करके सही दिशा में काम करने की हिम्मत रखता हो। संघ में कोई मंच नहीं होता बल्कि संघ में एक आसन होता है जो थोड़ा सा ऊपर होता है। पहले संघ में एक चबूतरा की तरह हुआ करता था, अब कोई एक कुर्सी हो सकती है या स्टूल हो सकता है, उसको संघ का आसन कहते हैं। वो संघ के बीच में होता है। किसी को बोलना होता है तो वो आकर के अपनी बात को वहां पे रखता है, फिर वापस जाकर के अपने स्थान पे बैठ जाता है। उसी को संघ का आसन बाद में अशोक सम्राट के 4 शेर के नाम के आधार पर उसे सिंहासन बोला गया या बोला जाने लगा। क्योंकि सिंह के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, सभी आपस में बराबर होते हैं, बराबर बैठते हैं। अब आती है बात माला की। माला, चूंकि माला का कल्चर हमारे समाज में यानी समर संघ में इस तरह का कोई माला का कल्चर नहीं हुआ करता था। पहले संघ में सभी हमारी जो बहनें
हुआ करती थी वो सफेद कपड़े के साथ श्रृंगार के रूप में अपने बालों में सफेद फूलों का गजरा लगाया करती थी, और पुरुष को किसी प्रकार का माला पहनने का प्राविधान नहीं था। लेकिन जब ये हमारे तथाकथित पुरुष प्रधान देश में पुरुषों को ये लगा कि हमारी पहचान कैसे बनेगी, कैसे हम पहचाने जाएंगे कि हम इस भीड़ में सबसे अलग हैं, तो उनको माला पहनने का शौक दिमाग में आ गया। जैसा कि हम संगठनों में देखते हैं कि नेताजी जो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं, वो मंच पे पहले उनको 10-20 किलो का माला पहनाया जाता है, 50 किलो का माला पहनाया जाता है, और बड़े सीने चौड़ा करके वो समाज में बैठते हैं, और उस माला को फिर बाद में वो अपनी गाड़ी में लगा करके चलते हैं, और ये समाज में संदेश देने का काम करते हैं कि हम ही इस संगठन के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, और जो हम कहेंगे वही होगा। इस तरह का विचार लेकर के अगर कोई व्यक्ति संघ में आता है तो वो संघ के लिए ठीक नहीं है, और संघ में इस तरह की कोई क्रियाकलाप नहीं होती। और न ही इसीलिए, क्योंकि जब हम बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध के गले में भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति गले में भी किसी प्रकार का कोई माला जैसा कोई देखने को नहीं मिलता। यानी प्रकृति कहती है कि सादा जीवन उच्च विचार। मनुष्य समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए वही व्यक्ति सही मायने में हितकारी हो सकता है जिसके अंदर किसी तरह का भेदभाव ना हो। यानी सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में जो कुछ भी हैं, और हमारी औकात, हमारी पद प्रतिष्ठा तो उस समय पता चलती है जब प्रकृति हमारे ऊपर मुसीबत गिरा देती है, और तब हमें पता लगता है कि हमारी हैसियत क्या है और प्रकृति की महत्ता को हम समझ पाते हैं। तो हम आज समर संघ के मंच के माध्यम से सभी भाई बहनों से गुजारिश करना चाहते हैं कि समर संघ में इस प्रकार की मानसिकता लेकर के जो भी भाई बंधु आते हैं, उनको उनके ऊपर एक पारखी नजर रखी जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो 14-15 महीनों से हम लोग समर संघ की मीटिंग में देख रहे हैं कि ये लोग, ऐसे लोग, बहुत लोग आए और अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में, अपने पद प्रतिष्ठा के चक्कर में समाज का जिस ढंग से फायदा उनको देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया, बल्कि समर संघ के मंच के माध्यम से अपना चेहरा खूब चमकाया। और जब उनको लगा कि हम यहाँ नेता नहीं बन पाएंगे तो उन्होंने संघ के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश करते गए, और अंततोगत्वा वो समर संघ को छोड़ करके फिर अपनी संगठन रूपी विचारधारा में संघ से अलग हो गए। लेकिन ये लोग हमारे ही भाई बहन हैं, समर हैं, हमारे ही बीच में रहने वाले लोग हैं। ये लोग जब हमारे साथ इस तरह का विश्वासघात कर सकते हैं, हमारे समर संघ के साथ कर सकते हैं, तो वो किसका भला करेंगे यही लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे स्वार्थी प्रवृत्ति की मानसिकता के लोगों को हमें विशेषकर ध्यान में रखना है, इनकी पहचान करते रहना है, और ऐसे लोगों को समर संघ में कोई जगह नहीं है। इसलिए ऐसे भाई बंधुओं से, ऐसे समरी भाई बहनों से हम गुजारिश करेंगे कि अगर आपकी मानसिकता इस तरह की है तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि संघ इस तरह की गतिविधियों में कोई आस्था नहीं रखता। और अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि संघ में काम की ही महत्ता के आधार पे पहचान होती है, और काम ही सब कुछ है। और समर संघ में न ही कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी आपस में बराबर हैं। और अंततोगत्वा हमारे सारे अधिकार जो आज जाने की स्थिति में है, इसका आखिरी और अंतिम एक ही उपाय है कि जब तक जितना जल्दी हो सके हम समर संघ में समाहित हो जाएं। अगर हम समर संघ में जुड़ जाते हैं तो हमारे सारे अधिकार बिना संघर्ष के, बिना आंदोलन के, बिना किसी की आलोचना किए पुनः हमें मिल जाएंगे। इसीलिए साहब ने कहा कि तुम किसी की आलोचना मत करो, किसी की शिकायत मत करो, किसी तरह का कोई आंदोलन मत करो, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ करके संघ रूपी सागर में एक साथ समाहित हो जाओ, तुम्हारे सारे अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। तो मैं अंत में पुनः सभी साथी भाई बहनों से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के विचारों को छोड़ें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारे समाज का भविष्य खतरे में है, हमारे देश का भविष्य खतरे में है। और अगर हम इस
कम समय में, इस अल्प समय में जितना जल्दी से जल्दी हो सके अगर इकट्ठा नहीं हुए तो हमको बर्बादी या हमको पुनः गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मैं पुनः सभी से गुजारिश करता हूं कि समय कम है, समय को बर्बाद न करें, समय के महत्ता को समझें और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि हम पुनः इस देश के शासक बन सकें। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश में हम देने वाले थे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ और छोटी छोटी बातों के चक्कर में अपने विचारों को, अपनी जो इंसान की सत्यनिष्ठा है, जो महत्ता है, उसको इतना गिरा दिए कि समाज की महत्ता को भी बेच करके सब कुछ हमने बर्बाद कर दिया और पूरा गुलामी की तरफ जाने के लिए मजबूर होने लगे। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे पास समय नहीं है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम पुनः जुड़े, क्योंकि समर संघ का स्लोगन भी है कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। आज जुड़ेंगे तो आज जीतेंगे, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी जीत जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि।